हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की चल रही है। तो ये सेकंड चैप्टर होगी, सेकंड लेसन होगा। फर्स्ट लेसन ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। तो इंडियन रीजन के ओवर अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज को एसेस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जिनके द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज़ की गई है और इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। तो इस रिपोर्ट में बातें क्या की जा रही है, एक्चुअली ये पहली बार ऐसा अटेम्प्ट है कोई डॉक्यूमेंट लेकर या फिर हमारी ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसको एसेस किया जा रहा है और एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। तो ये पहली बार है और हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस तरीके की रिपोर्ट को रिलीज़ किए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिपोर्ट में बेसिकली हाईलाइट किया गया है ना कि बहुत सारे जो क्लाइमेटिक डायमेंशन है हमारे इंडियन रीजन के ऊपर, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि एक्चुअली वहाँ पे कैसा क्लाइमेटिक पहले था, मीन्स वहाँ की क्लाइमेट कैसी थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आज के डेट में ओवर द डिकेड या फिर 2 डिकेड 4 डिकेड के बाद यहाँ पे कैसा आज के डेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट है और बहुत सारे जो पॉलिसी लाए गए हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि रीजनल क्लाइमेट चेंज को डील कर सके। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। की फाइंडिंग क्या है, सबसे पहले बताया गया है जो हिंदू कुश हिमालय वाला रीजन है नॉर्थ में, तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि 1.3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हो चुका है और ये चीज़ें 1995 से लेकर 2014 के बीच में ये चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, और ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि आगे आने वाले यानी कि 21st ऑफ सेंचुरी के एंड होते होते 5.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का वो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो चुका है और बताया जा रहा है कि आगे और भी बढ़ेगा और ग्रेटर देन है जो कि ग्लोबल अगर हम लोग एवरेज देखें सी सरफेस टेम्परेचर वार्मिंग का, तो पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से ओशन का सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे इंडियन ओशन का आप देखोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है विच इज़ हायर देन ग्लोबल एवरेज। साथ ही ड्रॉट देखें यानी कि दोनों तरीके से जो फ्रीक्वेंट आ रहा है या फिर स्पेशल एक्सटेंट है तो ये भी बढ़ चुका है, यानी कि सूखा की बातें की जा रही है तो ये भी बढ़ चुकी है, वो भी 1951 से 2016 के बीच में। फोर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सी लेवल राइज हुआ है नॉर्थ इंडियन ओशन में वो यहाँ पे 1.06 और 1.75 पर ईयर के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि 1993 से 2017 के बीच में 3.3 पर ईयर ये आपका बढ़ता ही जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 4 चीज़ें हमारे यहाँ पे क्लाइमेट के बेसिस पे बताया गया कि हिंदू कुश वाले हिमालय में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा जो ट्रॉपिकल इंडियन ओशन वाला रीजन है उसकी सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रही है, सूखा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सी लेवल राइज भी हो रहा है। तो ये 4 कंडीशन हमारे इंडियन ओशन रीजन के लिए है। साथ ही इससे रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि हॉट स्पॉट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिल रहा है। तो एक काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा एक स्टडी किया गया, एक नॉन फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा ये बताया गया है ना कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हॉट स्पॉट कंट्री में कहाँ कहाँ है। तो की फाइंडिंग आप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। 75% से ज़्यादा जो हमारे इंडियन के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 638 मिलियन पीपल्स रहते हैं और इसको हॉट स्पॉट माना गया है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट का। जैसे कि यहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को मिलता है, तो हमारे बे ऑफ बंगाल वाला रीजन या फिर अरेबियन सी वाला रीजन आप देखोगे कि यहाँ पे आज के डेट में साइक्लोन फ्रिक्वेंट पड़ते जा रहे हैं। जब साइक्लोन का टाइम नहीं भी है तो भी साइक्लोन अकर हो रहे हैं, फ्लड हो रहा है, बाढ़ बहुत आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोल्ड वेव्स की तो मत ही पूछिए, इस बार तो हद ही हो गई ना। तिल संक्रांत के बाद 14 जनवरी के बाद कहा जाता है कि ठंड जाती है, बट आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में कुछ रीजन में 14 जनवरी के बाद ही असली वाली ठंड देखने को मिली। तो कोल्ड वेव चल रही थी जो कि माइनस में डिग्री जा रहा है बहुत सारे जगह पे। तो ये कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम इवेंट जो है इस तरीके का हो रहा है, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, हीट और कोल्ड वेव्स, जो कि 75% डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे 75% डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा ये एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे 638 मिलियन पीपल्स यहाँ पे रहते हैं। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी अगर हम लोग एक्सट्रीम इवेंट का देखें तो ये रिसेंट डिकेड में यानी कि 10 सालों में ये बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही साथ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में शिफ्ट भी देखने को मिला है। फ्लड प्रॉन जो एरिया है वो यहाँ पे सूखा हो चुका है या फिर सूखा वाला एरिया में आप देखो कि वहाँ पे बाढ़ आने लगी है। तो इस तरीके के भी कई रीजन देखने को मिला। एक तो आपको मैं याद दिला दूँ,
हैदराबाद में इस बार काफ़ी सालों के बाद बारिश हुई, तबकि ऐसा कहा जा रहा था कि उस जगह पे और उस समय पे बारिश नहीं होती थी। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है और एक्सट्रीम जो क्लाइमेट इवेंट है वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है। इंडियन 8 मोस्ट जो डेंजर यहाँ पे फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 6 अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे आसाम में लास्ट डिकेड में देखने को मिल रहा है। पास्ट डिकेड में अगर देखें तो हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पे साइक्लोन से अफेक्ट हुए वो ईस्टर्न कोस्ट लाइन के चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इस तरीके से हमारा जो है साउथ इंडिया है, और सॉरी मैं तो उल्टा ही बना दी नहीं, हाँ ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं हमारे, तो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, साथ ही साथ तमिलनाडु है। तो ये सारे रीजन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, ये साइक्लोन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं अरेबियन सी के बारे में, क्योंकि अरेबियन सी में देखने को मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है और एक तरीके का फेवरेबल कंडीशन बन रहा है, जिसके कारण बैक टू बैक हम लोग अरेबियन सी में साइक्लोन देखने को मिल रहा है। तो अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अरेबियन सी बहुत अनयूजुअल गर्म हो रहा है। एक रिज़ल्ट है ये भी क्लाइमेट चेंज का, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानसून रेन है उसकी बर्स्ट, इंटेंस बर्स्ट भी देखने को मिलता है। इस बार जब मानसून आया था 1 जून को हमारे केरल कोस्ट में सबसे पहले मानसून हिट करता है। तो इस बार भी जब हमारे 2020 में जब मानसून आया था तो बहुत ही शानदार तरीके से आया था और इतनी इंटेंस बारिश हुई थी कि काफ़ी जगह पे आपको फ्लड वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये भी कहा गया था क्योंकि जब गर्म हो जाता है, वो ओशन गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होता है कि वेपर बन के ऊपर जाते हैं पानी और वो फिर आपका क्लाउड बन जाता है। तो क्लाउड बनने से जो है बारिश अच्छी होती है, मॉइस्चर भी कलेक्ट होता है और उससे भी बारिश अच्छी होती है। तो ये सारे रीज़न है, एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे बन जाता है अरेबियन सी में, जिससे कि बारिश अच्छी तरीके से हो। तो ये सारे इम्पैक्ट और चेंजेस देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें कि अरेबियन सी अगर गर्म हो रहा है तो इससे क्या दिक्कत देखने को मिल रहा है, इससे बस एक ही प्रॉब्लम है कि एक्सट्रीम रेन हो रही है हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन में और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। साथ ही फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। कभी आप देखोगे कि मानसूनल विंड जो है ना, मानसून की जो विंड होती है, हवा होती है, जिसके कारण ये मानसून रेनफॉल होता है, तो ये इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि एक तरीके का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट होने का अरेबियन सी से, वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। तो कुछ बैड इम्पैक्ट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये अनयूजुअल प्रिडिक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरा हमारे इंडिया के बारे में असेस किया गया है, तो पहली बार असेस किया गया है तो इसलिए थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये जब आंसर राइटिंग भी करोगे तो उसमें आप लिख सकते हो ज्योग्राफी की, और साथ ही इस तरीके का तो डायरेक्टली 2-3 स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये ग्लोबल मीथेन बजट और ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट को ये रिलीज़ करती है। अब ये क्या क्या बजट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में समझिए। एक्चुअली ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारे फ्यूचर अर्थ का, और एक रिसर्च पार्टनर भी है जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, और यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप था, यानी कि कुछ यहाँ पे आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन थे या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके बीच में पार्टनरशिप करके इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाया गया। क्योंकि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कौन कौन सी यहाँ पे बॉडी है, एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कर लीजिए। इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज है, साथ ही वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम है, और यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है। तो इतने सारे हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, बट एक बार आप रीड आउट कर लो जिससे कि आपके माइंड में रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। पार्टनरशिप जो है ना वो यहाँ पे अर्थ सिस्टम सर्विस पार्टनरशिप के साथ है, जिसमें कि आप देखो कि फ्यूचर अर्थ यहाँ से निकल कर आया है कि आगे आने वाले समय में हमारा अर्थ कैसा होगा। यहाँ पे ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रही है और उसके क्या कारण है वो चीज़ें देखी जा रही है। इसलिए आप देखो कि ग्लोबल बजट जो बनाया गया है ना वो 3 तरीके के ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर बनाया गया, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है हमारी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये कुछ टॉक्सिक गैसेस होती है जो कि इमिट होती है हम जैसे नेचुरल तरीके से भी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि ये 3 सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसका एफर्ट्स भी देखने को मिलेगा अर्बन, रीजनल, कम्युलेटिव और नेगेटिव इमिशंस में। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अब एक एक करके दोनों बजट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मीथेन बजट देखते हैं।
मीथेन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर समझिए कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस अगर हम लोग देखें तो 84 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, और सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वो कौन सी गैस के कारण हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे मीथेन है। मीथेन अगर हम लोग देखें तो एटमॉस्फेयर में ऑन एन एवरेज 9 साल तक रह सकता है, और टिपिकली ये डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन से। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन चला गया गैस तो वो 9 साल तक जिंदा रहेगा। साथ ही साथ रिलेटिवली अगर स्मॉल पोर्शन देखें तो ये बैक्टीरिया के द्वारा जो है ना सॉइल्स में कंज्यूम भी कर लिया जाता है। तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे है जो कि कंज्यूम करती है कुछ लिटिल पोर्शन। मीथेन मिटिगेशन ऑफर्स अगर हम लोग देखें तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक हेल्थ और एग्रीकल्चर को बेनिफिट है जो कि हाईली कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मिटिगेशन से। तो इतनी बातें याद रखना है कि मीथेन हमारा जो है सेकेंड मोस्ट जो है ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग गैस है। साथ ही ये एटमॉस्फेयर में 9 ईयर्स तक रहता है, और इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन होगा तभी हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मिट्टी में भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लिटिल पोर्शन ही डिस्ट्रॉय होगा बैक्टीरिया के कंज्यूम करने के बाद। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब फाइंडिंग क्या हुआ है ये देख लेते हैं। ग्लोबल एनुअल अगर हम लोग मीथेन इमिशन देखें कि एक साल में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना इमिट हो रहा है, तो 2017 में बताया गया था कि 9% हाइयर है जो कि 2000 से 2006 के ऑन एन एवरेज है। तो 9% जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मीथेन की इमिशन हो रही है। कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें कि मीथेन का इमिशन कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जहाँ से मीथेन की इमिशन होती है। वेस्ट कंट्रीब्यूशन भी है, जो हम लोग कचरे भी फेंकते हैं, एग्रीकल्चर और जो वेस्ट कंट्रीब्यूशन है उससे अकेले जो इमिशन होता है वो मोर देन 50% है। इट मीन्स कि 60%। फॉसिल फ्यूल से आप देखो कि रेस्ट ऑफ द जो है वो फॉसिल फ्यूल से है 40% तक है। एरिया जिसमें लार्जेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, चाइना है, साउथ एशिया है, ओशनिया है। मीथेन सिंक्स जो है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। 1 सेकेंड। अगर बात करें मीथेन सिंक का तो इसका मतलब होता है कि जैसे आप देखते हो कि कार्बन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि सिंक होता है, कार्बन सिंक होता है, यानी कि ज़्यादा हरियाली होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वैसे ही मीथेन भी सिंक होता है। अब एक तरीके का ये आप देखो पूरी तरीके से चार्ट जिसको ग्लोबल मीथेन बजट कहा जा रहा है, जो कि 2008 से 2017 के बीच का है। तो यहाँ पे टोटल इमिशन बताया जा रहा है और टोटल सिंक भी बताया जा रहा है। ये जो आपका ऑरेंज कलर से ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये आपका इमिशन हो रहा है। जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसका प्रोडक्शन होता है, साथ ही एग्रीकल्चर और वेस्ट से यहाँ पे इमिशन हो रहा है, बायोमास और बायोफ्यूल बर्निंग के कारण हो रहा है। और वहीं अगर हम लोग नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण देखें तो वेटलैंड से मीथेन की इमिशन होती है। कुछ और भी यहाँ पे नेचुरल इमिशन है, जैसे कि आप यहाँ पे इनलैंड वाटर्स आप देख सकते हो, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसके कारण जो है यहाँ पे आपका इमिशन होता है। तो टोटल इमिशन कितना है 576, टोटल सिंक कितना हो रहा है 556, यानी कि वापस जो है एटमॉस्फेयर से ये ख़त्म हो रहा है। यानी कि आप देखो कि केमिकल रिएक्शन करके भी ये सिंक होता है, साथ ही साथ जो है कुछ परसेंट यहाँ पे सॉइल में भी सिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके आगे देखते हैं कि ग्लोबल यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बजट भी है। तो ये है क्या ग्लोबल, अगर हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बजट की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में समझिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सबसे लंबे समय तक रहने वाला ग्रीन हाउस गैस है, और ये वन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगा तो उसको बर्बाद करने वाला जो सब्सटेंस है उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। और इसका लाइफ टाइम आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में कितने साल तक रहता है, तो 100 साल से भी ज़्यादा, 116 साल आप +- 9 कर लो। तो यानी कि मीथेन तो 9 साल तक ही रहता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड आपका 100 साल से भी ज़्यादा रहता है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देखें और सेकंड नंबर पे मीथेन था और थर्ड नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये थर्ड मोस्ट है, जिससे कि ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद। अब देखते हैं कि क्या हाईलाइट बताया जा रहा है। ये आपका जो यहाँ पे बजट है तो इसमें क्या बातें बताई जा रही है। ये जो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन है 10% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल इमिशन, जो कि 2016 में हुआ था, और इसको कंपेयर किया जा रहा है 1980 से। डोमिनेंट का कॉज क्या है, क्या कारण है, तो सबसे पहला कि नाइट्रोजन्स जो यहाँ पे आपका फर्टिलाइज़र है, यानी कि नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र यहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर में नाइट्रस ऑक्साइड की यहाँ पे इमिशन हो रही है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी होता है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो कि 70% टोटल यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशंस का ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से मीथेन इमिट भी हो रहा है, एग्रीकल्चर से हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का भी इमिशन हो रहा है। साथ ही साथ इमिशन अगर हम लोग एग्रीकल्चर से देखें तो ये ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, साउथ एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब जगह से डोमिनेट कर रहा है। हाईएस्ट अगर ग्रोथ रेट देखें हम लोग इमिशन में तो ये इमर्जिंग इकॉनमी से निकल कर आ रहा है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तो ये सारी जगह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इमिशन हो रहा है। अब अगेन आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमिशन हो रहा है, तो इमिशन में भी ये जो आपका ऑरेंज वाला है, ये हम जैसे लोग यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो है हमारे ऐसे काम है जिसके कारण यहाँ पे आप देखो कि इमिशन हो रहा है, और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ के भी कारण होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सिंक भी होता है, तो इसको भी देखेंगे कि कैसे सिंक होता है। तो सबसे पहले इमिशन जो है एग्रीकल्चर में हो रहा है, बायोमास के जलाने से हो रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हम लोग कर रहे हैं। साथ ही फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्री से भी इमिशन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है वेस्ट और जो वाटर वेस्ट है उससे भी यहाँ पे इमिशन हो रहा है। तो ये सब आपका इमिशन बताया जा रहा है जो कि हम जैसे लोगों के कारण हो रहा है। अगर हम लोग नेचुरल सोर्सेज देखें तो ये लाइटनिंग और एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन है, इसके कारण भी होता है। नेचुरल सॉइल है, इससे भी हो रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन डिपोजिशन है, और इनलैंड और कोस्टल यहाँ पे आपका वाटर है, नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक भी है। तो ये सारे है, ओशन से भी आपका यहाँ पे इमिट हो रहा है। तो ये सारे कुछ आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना है कि किस किस ऐसे कौन कौन से ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस हैं जिसके कारण जो है यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इमिशन किससे किससे निकल कर आ रहा है, तो ये पूरा बजट बताया गया है। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ आइस कवर इन आर्कटिक सी। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की इशू हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें वन ऑफ द इशू ये भी है कि आइस कवर जो है वो आर्कटिक रीजन में हमारा कम होते जा रहा है। तो एक रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आया है जो कि है नेशनल सेंटर फॉर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसमें पाया गया है कि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है आर्कटिक सी आइस का, वो भी लास्ट 41 ईयर्स में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है जुलाई 2019 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसलिए अब देखते हैं कि डिक्लाइन जो हो रहा है आर्कटिक सी आइस कवर, उसका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है कि लॉस ऑफ हैबिटाट हो रहा है, यानी कि बर्फ़ में रहने वाले जितने भी जो फौना थे वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे पोलर बियर, पेंगुइन है, तो उनका हैबिटाट ही था, वो रहते ही थे बर्फ़ में। अब बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा तो फिर वो कहाँ रहेंगे, है कि नहीं। तो उनकी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। साथ ही कोस्टल इरोजन हो रहा है, जो कोस्टल वाला एरिया है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इरोजन होते जा रहा है। आइस अल्बेडो फीडबैक अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अल्बेडो जो होता है वो आपका आइस में ही होता है, यानी कि फ्रेश स्नो में भी आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा अल्बेडो होता है। अब अल्बेडो क्या है, अल्बेडो कहने का मतलब है कि ये आपका सूरज है। सूरज से जब किरणें आती है तो किसी चीज़ से टकराकर जो है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जितना आता है उससे ज़्यादा जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसे हम लोग अल्बेडो कहते हैं। लेकिन फ्रेश आइस ऐसा है जहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका सूरज की रोशनी आती है और आते के साथ वो जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बहुत कम आपको एब्जॉर्ब होते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे फ्रेश स्नो और आइस बर्ग भी अगर सूरज की किरणों को अगर एब्जॉर्ब करने लगे तो फिर आइस बर्ग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इससे क्या हो रहा है कि सी आइस जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, इससे डार्क वाटर का एक्सपोजर बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ओशन सर्कुलेशन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। पोटेंशियल इम्पैक्ट अगर देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि सूखा हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब में। साथ ही साथ ऑन रीजनल वेदर अगर हम लोग देखें तो इवापोरेशन रेट्स में चेंजेस देखने को मिल रहा है, एयर ह्यूमिडिटी में, क्लाउड कवर में, ये सारी जगह पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि आर्कटिक सी अगर सी आइस कवर अगर डिक्लाइन हो रहा है तो। और क्या यहाँ पे स्टडी किया गया, तो ये जो आपका यहाँ पे रिसर्च है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ऑफ एंड ओशन रिसर्च है, इसमें देखा गया है कि 1979 से 2018 के बीच में जो सी आइस है वो आपका डिक्लाइन होते जा रहा है और 4 से 7% तक ये कम हो चुका है। साथ ही साथ आप देखो कि सी आइस जो है ये क्या होता है, फ्रोज़न सी वाटर है, जो कि आप देखते हो कि ओशन में बड़े बड़े समुद्र में जो आइस है वो बहते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, उसे हम लोग सी आइस कहते हैं। ये आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में दोनों हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा, यानी किस तरीके से पिघलना अगर कंटिन्यू रहा, तो ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 2050 तक कोई भी आर्कटिक सी में आइस आपको नहीं देखने को मिलेगा, बर्फ़ रहेगी ही नहीं अगर इस तरीके की पिघलती रहेगी। और जो आइस लॉस का जो वॉल्यूम है वो समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे कमी हो रही है हमारे IC की, जिससे कि क्यों, तो ये लिंक किया जा रहा है कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस है कि यही कारण है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि आर्कटिक ओशन में सी की जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कम हो रही है। अब और यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बातें देखते हैं। आर्कटिक ओशन आप लोग देख लीजिए, ये आर्कटिक ओशन है, इसके चारों ओर आपको जो है यहाँ पे कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, जो कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे टच कर रही है तो वो सब देखेंगे, कौन कौन सी सी है वो भी आप लोग देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले अगर आर्कटिक ओशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे चुक्ची सी है, बेफोर्ड सी है, बैफिन सी है, इसके अंदर ग्रीनलैंड सी है और नॉर्वेजियन सी है, बैरेंट सी है, कारा सी है और लैक्टिव सी है, साथ ही ईस्ट साइबेरियन सी है। तो टोटल आपके कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ये तो आपका हो गया आर्कटिक सर्किल के अंदर में। लेकिन बेरिंग सी, लैब्राडोर सी, ये सब भी आपका जो है ना आर्कटिक ओशन के ही अंदर में आएगा। अब आर्कटिक ओशन के बारे में बेसिक देख लेते हैं, ये रीजन है कहाँ। जब आप ग्लोब ऐसे देखते हो तो ग्लोब में सबसे ऊपर आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा और सबसे नीचे अंटार्कटिक रीजन देखने को मिलेगा। बीच से आपका इक्वेटर हो जाता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो हम लोग बात करें इस रीजन की, आर्कटिक ओशन वाले रीजन की, तो ये अर्थ का नदर्न मोस्ट है जो कि बॉडी ऑफ वाटर है और सबसे छोटा, वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, कौन कौन सी कंट्री, तो ये भी देख लीजिए, ग्रीनलैंड है ये वाला एरिया, कनाडा है, नॉर्वे है, अलास्का है, रशिया है और ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड रहता है आइस से। और ईयर में आप देखोगे कि 12 महीना में मेजोरिटी जो है यहाँ पे आपका आइस से ही कवर रहता है। साथ ही यहाँ पे मार्जिनल सी भी है, जैसे चुक्ची सी है, ईस्ट साइबेरियन है, लैप्टिव है, कारा है, बैरेंट है, वाइट ग्रीनलैंड है और बियोफोर्ड्स है। तो इतने सारे जो सी है इसके अंदर, उसको भी ध्यान रखना है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में अगर देखें तो ये एक ऑटोनोमस रिसर्च है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और वो भी कब, 1998 में, जो कि कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ यहाँ पे काम करते हैं, वो भी पोलर और साउथ ओशन रीजन वाले में। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे इंडियन स्टेशन को मेंटेन करना है। तो हमारा इंडियन स्टेशन आपको दोनों पोल में देखने को मिलेगा, आर्कटिक पोल में और अंटार्कटिक पोल में। तो जो आर्कटिक पोल में है यहाँ पे एक ही है जो कि हिमाद्री है और ये पहली है, और ये जो है यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है कि रिसर्च करती है यहाँ पे। साउथ पोल में आपको 2 देखने को मिलेगा, एक है मैत्री और एक है भारती। तो ये 2 है जो कि यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, तो दोनों याद रखना है। रिलेटेड न्यूज़ अगर देखें तो एक वर्ड यहाँ पे निकल कर आ रहा था, आर्कटिक हीट वेव। मतलब आप समझ सकते हो कि आर्कटिक हीट वेव, ट्रॉपिकल रीजन में बोला जाता है हीट वेव तो समझ में आता है, अब आर्कटिक में भी हीट वेव है। तो रिसेंटली आर्कटिक सर्कल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है न्यू हाई टेम्परेचर, जो कि 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, और वो भी साइबेरियन ट्राउन में, जो कि सबसे ठंड वाला जगह में आप देखो कि थोड़ा बहुत गर्मी भी पहुँच रही है और 38 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होते हैं। साथ ही 2016 में बताया जा रहा है कि आर्कटिक सर्कल में नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। पॉसिबल रीज़न क्या है इस तरीके का टेम्परेचर बढ़ने का, तो जैसे आप देखो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट तो उसका देखने को मिलेगा ही। लार्ज स्केल में विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, सी आइस की कमी देखने को मिल रही है, और हमारे जैसे कुछ ऐसे कांड किए जा रहे हैं जिसके कारण ह्यूमन क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। इम्पैक्ट अगर देखें तो ये थ्रेटेंड है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो लोकल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो ह्यूमन हेल्थ में इम्पैक्ट होगा, इकॉनमी में इम्पैक्ट होगा, इकोलॉजी में इम्पैक्ट होगा, साथ ही फौना की हैबिटेशन भी ख़त्म हो रही है। तो ये सारे इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो हीट वेव, आर्कटिक हीट वेव अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ शॉक मत होइएगा, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अराइज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट लेसन में पूछी थी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है। सेकेंड है कि यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो भी टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिसमें उनका जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और जो बजट है उसके साथ क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट किया जाए। इसको कोऑर्डिनेट किया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि तीनों में से करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट बात करूँ तो तीनों बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है और इसको जो कोऑर्डिनेट किया गया है ये WRI और यहाँ पे वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका एक ही काम है यहाँ पे कि टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और साथ ही साथ वल्नरेबल कंट्रीज़ जो है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी स्थिति और ख़राब हो चुकी है उसको भी यहाँ पे रिवाइव करना। इट मीन्स कि उनका जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है उसके साथ उसको जो है सही तरीके से काम करना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आइए हम लोग लेसन पे चलते हैं। छोटी सी न्यूज़ है कि विज़न आइस की टेस्ट सीरीज़ आप लोग को ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हो। इसके लिए जो ईमेल आईडी में आपको मेल करना है वो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
साथ ही यहाँ पे टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, 4 CSAT के मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी प्रोविज़न है। आती हूँ अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है यहाँ पे सी लेवल राइज। तो सी लेवल राइज हो रहा है, इट मीन्स कि इसको देखा जाता है, जैसे आप देखो कि ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे दोनों साइड आपको सी देखने को मिलेंगे, एक साइड है बे ऑफ बंगाल और एक साइड है अरेबियन सी। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा तो ये हमारे कोस्टल रीजन में इंक्लूड ये अपने घुसने लगेंगे। यानी कि इसको कहा जा रहा है कि जब अपना नॉर्मल जो इनका वाटर लेवल है, अगर उससे ये पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग सी लेवल राइज कहते हैं। रिसेंटली क्या है कि साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल जो है उनके द्वारा नोट किया गया है कि ये जो सी लेवल राइज है ये वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंज का। फाइंडिंग यहाँ पे बताई जा रही है कि सी लेवल जो है वो यहाँ पे 180 से 200 mm तक बढ़ चुका है। अगर हम लोग 1900 से इसको कंपेयर करें तो 0.5 से लेकर 0.7% जो वर्ल्ड की लैंड एरिया है ये आज के डेट में रिस्क में है, क्योंकि यहाँ पे 2100 तक बताया जा रहा है कि काफ़ी यहाँ पे कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, यानी कि कोस्ट वाले रीजन में जो है पानी घुस सकता है। जो वैल्यू है ग्लोबल एसेट का वो एक्सपोज किया जा रहा है कि यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक चेंज होगा, जैसे 6 to 9 ट्रिलियन डॉलर तक का, या फिर 12 से 20% जो ग्लोबल जीडीपी का है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। अब यहाँ पे मेन देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ है, क्यों यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है। तो सबसे बेसिक बात आप समझिए कि बात कर रहे हैं अब तक हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो ग्लेशियर है या फिर जो सी में आइस है वो सब पिघलना स्टार्ट करेंगे। और जब वो सब पिघलना स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल जो वाटर की लेवल है उसके ऊपर वो पिघल के वो वाटर की लेवल इंक्रीज़ होगा। तो इससे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो है सी लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। तो फर्स्ट यही है कि थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि जो ओशन है, सी सरफेस टेम्परेचर है ओशन का वो गर्म होते जा रहा है। फिर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फिर मेल्ट वाटर जो ग्रीनलैंड से है या फिर अंटार्कटिक की आइस शीट से है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे वाटर लेवल को राइज़ करने में। साथ ही यहाँ पे नेट स्टोरेज जो टेरिटोरियल फ्रेश वाटर का है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो रही है, या फिर रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, या फिर कुछ अदर अगर हम लोग लोकल फैक्टर्स देखें जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, टाइड्स है, स्टॉर्म है, एल नीनो का इफेक्ट है। एल नीनो कहने का मतलब है कि जब एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो इंडिया में जो मानसून है वो पैटर्न चेंज हो जाता है, जितना नॉर्मल रेनफॉल हो पाता है उससे कम होने लगता है। और जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अकर हो जाती है, तो इसे कहते हैं एल नीनो। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है सी लेवल राइज़ हो रहा है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी है जिसके कारण हम लोग सी लेवल राइज होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बात अजीब सा बताया गया। सबसे पहले तो ग्लेशियर है, ग्रीनलैंड है, अंटार्क्ट है, और थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि गर्मी और बढ़ती जा रही है जिसके कारण जो है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये हल्का फुल्का ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। तो ये है क्या, इसको ARF कह रहे हैं। तो अभी रिसर्चर्स के द्वारा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ऑब्जर्वेशन साइंस है नैनीताल में है, तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग है ओवर द ट्रांस हिमालय ये बढ़ते ही जा रहा है ग्लोबल एवरेज से। तो ये एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग है क्या, अगर हम लोग एरोसोल का क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट देखें तो ये नॉर्मली आपको एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग के बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो रेडिएटिव फोर्सिंग है यानी कि एक तरीके का मेजर है कि हम लोग कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि उनका कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, एरोजोल है, क्लाउड है, सरफेस अल्बीडो है। तो ये सब जो है ना इसकी किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है इस चीज़ को मेज़र किया जा रहा है। साथ ही जो इनकमिंग और जो आउटगोइंग एनर्जी है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम है उसको बैलेंस करने की बात की जाती है। साथ ही यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे देखा जाता है। मेनली ये जो आपका एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग है इसको वाट्स पर स्क्वायर मीटर में आपका मेजर किया जाता है, तो ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग तो आप ये सीधे कह सकते हो कि नेट चेंज इन एनर्जी बैलेंस ऑफ द इंडियन अर्थ सिस्टम। तो अर्थ सिस्टम में जो एनर्जी बैलेंस करने के लिए जो नेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग एरोसोल रेडिएटिंग फोर्सिंग कह रहे हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ आप लोग को एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल के जो है फोर्स्ड परट्यूबेशंस के कारण देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो कुछ यहाँ पे हमारे द्वारा जो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि एरोसोल इमिट होता है, तो उसके कारण भी जो है जो एक बैलेंस होना चाहिए अर्थ सिस्टम में वो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाता है।
एटमॉस्फेरिक एरोसोल की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को। यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको स्कैटर करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसको भी मॉडिफाई किया जाता है, और इसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हम लोग एटमॉस्फेरिक वार्मिंग और ग्लेशियर रिट्रीट में देखते हैं। यानी कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ते जा रहा है और ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर को अगर आप देखो कि आज के डेट में ये पिघल रहा है, तो फिर से रिट्रीट करने में इसको काफ़ी हद तक जो है हम लोग यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। साथ ही रिसर्च के हिसाब से देखें तो ये बताया जा रहा है कि जो मंथली मीन है एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग का एरोसोल का, इससे क्या है कि हीटिंग रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है, और ये जो हीटिंग है ओवर हिमालयस ये स्ट्रेंथन कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, जो कि लैंड और ओशन के बीच में जो आप देखते हो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको ये बढ़ा रहा है। साथ ही साथ अब आप लोग बेसिक चीज़ समझिए कि एरोसोल है क्या, तब आपको यहाँ पे एरोसोल रेडिएटिंग जो यहाँ पे बात है वो आप समझ पाएंगे। एरोसोल क्या होता है कि एक तरीके का कॉम्बिनेशन है लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का, जो भी हमारे गैसेस और लिक्विड इन्वायरमेंट में सस्पेंड होते हैं। एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग बात करें तो ये सारे पार्टिकल्स जो है वो मेनली लो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में है, यानी कि नीचे वाले जो लेयर होते हैं जिसको हम लोग टोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तो उस लो लेयर में जो है वो यहाँ पे आपका सिचुएटेड होता है मेनली अगर आप लोग देखो तो। सिंस जो एरोसोल सोर्स है वो हमारे टेरेस्ट्रियल सरफेस में है, और कुछ जो एरोसोल है वो अभी भी जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं, और स्पेशली जो वोल्केनिक एरोसोल होता है ना वो इजेक्ट होता है तो हाई एल्टीट्यूड लेयर तक वो पहुंच जाता है। कुछ इफेक्ट्स अगर हम लोग एरोसोल का देखें तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। इससे विजिबिलिटी कम हो जाता है, यानी कि धुंधला पड़ जाता है तो आप देख नहीं पाओगे। साथ ही एयर क्वालिटी में भी इम्पैक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ में भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एरोसोल के कारण क्या होता है कि हमारा हार्ट और लीवर जो है लंग्स जो है वो डैमेज हो जाता है, और इसके कारण भी आप देखो कि जो यहाँ पे आपका क्लाउड ड्रॉपलेट है वो भी बनता है, आइस क्रिस्टल्स भी आपको आइस क्लाउड में देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है एरोसोल का। तो एरोसोल क्या है, लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन पार्टिकल्स का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लोअर एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ और हमारे इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरोसोल है क्या। सोर्सेज ऑफ एरोसोल अगर हम लोग देखें तो दो तरीके का है, एक तो नेचुरल सोर्स है, एक एंथ्रोपोजेनिक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनरल डस्ट ब्लो होता है, वो भी सरफेस से विंड के द्वारा, तो इससे भी आप देखो कि एरोसोल जो है उसकी एटमॉस्फेयर में मात्रा बढ़ती जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें साथ ही साथ वोल्केनोक से भी यहाँ पे एरोसोल आपका इरप्ट होता है। सी सॉल्ट है जो कि यहाँ पे वेव्स जब यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो जनरेट होता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज है। एंथ्रोपोजेनिक अगर हम लोग सोर्सेज देखें तो जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग चलाते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, गैसोलीन हो गया, तो ये सब के जलाने से कंबशंस के से जो है यहाँ पे एरोसोल निकलता है। वेस्ट इंसिनरेशन से और ट्रांसपोर्टेशन से, यानी कि जो हम लोग प्रॉपर कचरे को डिस्पोज करते हैं, इंडस्ट्रियल डस्ट देखने को मिलता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा कि ये एरोसोल का सोर्सेज है, जिसके कारण आज के भी डेट में हमारे एटमॉस्फेयर में एरोसोल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्लोबल कन्वेंशंस और इनिशिएटिव देखेंगे, बट इतनी सारी चीज़ें हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें कि मेनली क्लाइमेट चेंज को करने के लिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, और जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बारे में डिटेल में देखें। साथ ही एरोसोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी है, तो इसके बारे में हम लोग देखें। ग्लोबल कन्वेंशन और इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो सबसे पहले COP26 के बारे में बात करते हैं। COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो कि 26 नंबर की थी, और ये पेरिस एग्रीमेंट में है, तो पेरिस एग्रीमेंट इसे कहते हैं। तो साथ ही साथ आप देखो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसके तहत इसको ये आपका प्रोग्राम होता है, और इस बार जो है UK के ग्लासगो में हुआ था, जिसको नवंबर 2021 में ये आपका पोस्टपोन करके ला दिया गया है। पहले ये होने वाला था लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गया है, तो ये नवंबर 2021 में होने वाला है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ही ये पोस्टपोन हुआ है, जो कि आप समझ ही रहे हो। तो इस बार जो COP26 होने वाला है इसमें 4 प्रायोरिटीज़ है। तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ है पहले ये देखते हैं। नेशनल क्लाइमेट प्लान है, इट मीन्स कि यहाँ पे नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि, और इसके द्वारा देखा जाता है कि कौन कंट्रीज़ कितना काम कर रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट की जो भी रूल्स रेगुलेशंस थी मेनली तो था कि ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने के लिए कार्बन इमिशन को कट करना है। तो हर एक कंट्री जो है किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसके लिए किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के द्वारा देखा जा सकता है। सारे नेशन को यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना होगा जिससे कि वो नेट ज़ीरो इमिशन जो है 2050 तक पहुँच सके।
साथ ही यहाँ पे रोबोस्ट पैकेज का डेवलपमेंट भी करना होगा, जो भी प्रोजेक्ट का हो, इनिशिएटिव का हो, जिससे कि कुछ कम्युनिटीज़ और नेशंस को यहाँ पे हेल्प हो सके कि कैसे क्लाइमेट जो डिसरप्शंस हो रहा है उसको अडेप्ट करें। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रोविज़न भी हो फाइनेंस का, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, और जो कि यहाँ पे कमिटमेंट भी आपका डिलीवर किया जाए, जिससे कि $100 बिलियन तक का जो है यहाँ पे इसको मोबिलाइज़ करे एक साल में, जो कि 2020 में किया जाना था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 प्रायोरिटीज़ है। पहला तो कि एनडीसी के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन से कंट्री कैसा काम करे। दूसरा है कि सारे कंट्रीज़ को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना होगा, और कार्बन इमिशंस, नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन जो है यहाँ पे 2050 तक बनना है। साथ ही एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट लाना होगा, जिसके थ्रू कार्बन की जो इमिशन है उसको टैकल कर सके, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ते जा रहा है उसको टैकल कर सके, और साथ ही साथ फाइनेंस का भी प्रोविज़न रखना होगा, ठीक है। तो ये 4 बातें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बेसिकली ये है क्या। तो पेरिस एग्रीमेंट एक आपका लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल आपका ट्रीटी है। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर नेशन होंगे उनके सारे इन जो पेरिस एग्रीमेंट का रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ही होगा, वो यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जिसको कि यहाँ पे COP21 21st जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी 2015 में, उस समय इसको अडॉप्ट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट मेनली किस टर्म पे काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इनका टेम्परेचर गोल होता है। इट मीन्स कि इनके द्वारा दिया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से एफर्ट्स करना है सारे कंट्रीज़ को कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही यहाँ पे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के बारे में भी ये लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि ग्लोबल नेट जीरो इमिशन हो, यानी कि ऐसा कार्बन न्यूट्रलिटी हो जाए कि इमिशन जो है कार्बन का वो ज़ीरो में आ जाए, जहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट है ना, जो कि आप देखो कि ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इक्वल हो जाए जितना अमाउंट हम लोग एटमॉस्फेयर से रिमूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए कि 30% जो है ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट है, तो जितना अमाउंट प्रेजेंट है उतनी ही अमाउंट हम लोग को यहाँ पे एटमॉस्फेयर से हटाना भी है 2050 तक। तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया। मिटिगेशन है, यानी कि टैकल करना है, जो बाइंडिंग कमिटमेंट किया गया है सारे पार्टीज़ के द्वारा, तो वो अपने यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लेकर आएंगे, जिसके थ्रू वो अपने कंट्रीज़ में भी आगे आने वाले 5 साल में इसको जो है जो गोल है यहाँ पे उसको अचीव करेंगे, और ये हर एक 5 साल में इसको अपडेट किया जाएगा। ग्लोबल स्टॉकटेक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2023 में ये होगा, और हर एक 5 साल में, इसके बाद से हर एक 5 साल में कलेक्टिव प्रोग्रेस देखा जाएगा कि कितना सारे कंट्रीज़ जो है यहाँ पे जो एग्रीमेंट का पर्पस है उसको अचीव कर पा रहे हैं। साथ ही वॉलेंट्री कॉपरेशन की बात की जा रही है। मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड ये अप्रोचेस होगा। तो मैकेनिज्म है जिसमें कि कॉपरेशंस होगा, ये भी इंटरनेशनली ट्रांसफ़र जो मिटिगेशन है उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एड्रेस किया जा रहा है कितना लॉस और डैमेज है, तो जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो लॉस और डैमेज को यहाँ पे टैकल करेंगे, और देखा जाएगा कि कितना लॉस क्लाइमेट चेंज के कारण कितना लॉस हुआ है। जैसे आप देखो कि मामूली सी बताती हूँ कि जो सील्स होते हैं और जो पोलर बियर होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत घट चुकी है, और अभी हम लोग देखें कि नंबर ऑफ़ आइस जो जितना था, वॉल्यूम ऑफ आइस जो आर्कटिक रीजन में था वो भी घट चुका है, काफ़ी आइलैंड जो है सबमर्ज हो चुके हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले लॉस है और डैमेजेस है, तो इसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेजेस, जो कि यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण। साथ ही फ्रेमवर्क है फाइनेंस के लिए, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसमें आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो ग्रीन क्लाइमेट फंड से ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। यहाँ पे मेनली आपका जो है फैसिलिटेट किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, प्रमोट किया जाएगा कि सारे कंप्लाइंस जो है वो यहाँ पे एक फेज़ मैनर में हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये एक हमारी बॉडी है, इसके बारे में देख लीजिए। इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, और वो भी इंटरनेशनल कॉपरेशंस के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जाए। और साथ ही साथ आप देखो कि ये इसको रियो कन्वेंशन है जो कि 1 of the 2 ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए, वो भी 1992 के रियो अर्थ समिट में। तो रियो कन्वेंशन है, इसके साथ साथ आपका जब यूनाइटेड नेशन FCCC आया था तो उस समय आपका यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था, CBD आया था, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये तीनों जो है वो आपका रियो अर्थ समिट से ये निकल कर आया है कि हमें तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यहाँ पे काम करना है, FCCC है। साथ ही साथ जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रही है, उसको रोकना है। साथ ही हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हम लोग को कंजर्व और प्रिजर्व करना है। तो CBD हो गया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे CCD हो गया। तो ये 3 बॉडी यहाँ से निकल कर आए हैं। आप देखो कि ये काम कब से करना स्टार्ट हुआ है, तो 1994 में, और आज ये आपका नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है। इसमें 197 कंट्रीज़ मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन FCCC की बात करें तो किसकी सेक्रेटेरिएट जर्मनी के बॉन में है, और इसकी सेक्रेटेरिएट जो है एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करती है, असिस्ट प्रोवाइड करती है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जितने भी यहाँ पे इफेक्ट है उसके इन्फॉर्मेशन को ये एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं। फाइन। साथ ही साथ जो है इनके द्वारा मेंटेन भी किया जाता है जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जितनी भी रजिस्ट्री है। हर एक कंट्री जो है यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के से आपका अपने यहाँ कोशिश करती है कि कार्बन इमिशन कम करें, तो उनकी जितनी भी रजिस्ट्री है उसको वही मेंटेन करते हैं। और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन FCCC के अंदर सबसे पहला है यहाँ पे COP, जो कि हर साल होता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एक्चुअली यहाँ पे डिसीजन होता है कि कितना जो है टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरीके का जो है यहाँ पे सारे स्टेट्स को स्टेप्स लेना चाहिए, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जो कि यहाँ पे मीटिंग सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने का। तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा जाता है और साथ ही साथ डिसीजन लिया जाता है कि कैसे बेटर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो कि सर्विंग एज ए मीटिंग ऑफ ये आपका पार्टीज़ टू पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है पेरिस एग्रीमेंट को, और साथ ही साथ जो है डिसीजंस भी लेना है कि कैसे अच्छे तरीके से इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंट हो सके। सारे स्टेट जो कि यहाँ पे पार्टीज़ है पेरिस एग्रीमेंट के, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट होना है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज़ टू द पेरिस एग्रीमेंट। और वहीं स्टेट की बात करें तो वो यहाँ पे पार्टीज़ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज अ ऑब्जर्वर। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेट है जो कि पेरिस एग्रीमेंट के पार्टीज़ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यहाँ पे पार्टीज़ मेंबर नहीं है वो एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि ऑब्जर्वर कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर कंट्री को ऑब्जर्वेशन का दर्जा दिया जाता है, इट मीन्स कि वो उस समिट में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ किसी भी मुद्दे पे वोट करने का अधिकार उनको नहीं होता है। तो इतनी बॉडी है यूनाइटेड नेशन FCCC के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। कुछ इसी से रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं जो अभी रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा एक एपेक्स बॉडी कमेटी बनाया गया है जिससे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये है हमारा AIPA, इट मीन्स कि यहाँ पे एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अभी इसमें 17 मेंबर है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में, और इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैटर है ना उसको कोऑर्डिनेट करना है, और कंट्री की जो इंटरेस्ट है, हर एक कंट्री के इंटरेस्ट उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। इंडिया भी यहाँ पे अपने ट्रैक पे है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी इफेक्ट है उसको रोका जाए, और साथ ही साथ अपनी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की रिपोर्ट है उसको वो सबमिट करें। अब यहाँ से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर 3 बहुत बड़े गोल है। तो गोल क्या क्या है? सबसे पहला है कि हमें 35% तक रिडक्शन करना है GDP इमिशन का, जो कि 2030 तक होना चाहिए, और 40% तक हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे शेयर करना है 2030 तक, और साथ ही कार्बन सिंक हमें क्रिएट करना है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये कैसे होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को अपने कंट्री में इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे यहाँ कार्बन सिंक होगा। कार्बन सिंक कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब वहाँ से खिंचाकर कहाँ चले जाएंगे? तो हरियाली में। उससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये 3 मेन हमारा यहाँ पे गोल है जिसे हम लोग 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखे हैं। अब यहाँ पे जो ये बॉडी बनाया गया है एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया। इसमें कौन मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो कि इस बॉडी के यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे। अब ये बॉडी काम कैसे करेगा? तो यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे यहाँ पे जो NDC का है, यानी कि जो भी यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आ रहा है वो यूनाइटेड नेशन FCCC को दिया जाएगा। साथ ही कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि इंडिया की जो डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन है उसको यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के साथ मिलाकर रखा जाएगा।
फंक्शन जो है वो नेशनल अथॉरिटी जैसा काम करेंगे, जिससे कि कार्बन मार्केट को इंडिया में रेगुलेट किया जा सके। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे लिया जाएगा, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉम्बैट कर सके। गाइडेंस भी लिया जाएगा और साथ ही साथ इनपुट भी प्रोवाइड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर काउंसिल को, वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इंडिया की क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है, तो ये अगेन एक पोर्टल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एक्चुअली ये सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है जो कि डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव के आपको देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि सिटीजन्स को यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है और सारे मेजर स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो वो सारी बातें यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जाएगी और वो भी इस पोर्टल के माध्यम से। मेजर कंपोनेंट क्या है इस पोर्टल का? तो मेजर कंपोनेंट है कि इंडिया का क्लाइमेट प्रोफाइल, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है, यानी कि 2 कंट्री या फिर 2 से अधिक कंट्री के बीच में कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट नेगोशिएशन है उसको भी यहाँ पे देख के चलना है। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा और ये इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये ISA है। रिसेंटली 3rd असेंबली यहाँ पे हुआ है जो कि वर्चुअली हुई, क्योंकि कोविड-19 के कारण तो कोई भी एक जगह दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं, तो ये वर्चुअली हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अब यहाँ पे हाइलाइट्स देख लेते हैं। एक्चुअली ईरान, इंडिया और जो फ्रांस है वो यहाँ पे री इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का है, और वो 2 टर्म के लिए है। एक तो इंडिया है और फ्रांस है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इनिशिएटिव इसको इनॉग्रेट किया गया था वो इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर किया गया था। 4 यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है जिनको यहाँ पे चूज़ किया गया है कि 4 रीजन ऑफ यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एशिया पैसिफिक वाला रीजन हो गया, अफ्रीका रीजन हो गया, यूरोप और अदर रीजन हो गया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन हो गया। क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन है, जिसमें कि हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी इंगेजमेंट को यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। सेकेंड है कि 7th प्रोग्राम है वो भी सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, जिसमें कि यहाँ पे एनर्जी देखा जाएगा ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज के थ्रू। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देखो कि सोलर अवार्ड भी यहाँ पे दिया जा रहा है जो भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो कैसा कैसा अवार्ड है? तो 3 तरीके का अवार्ड है। एक है विश्वेश्वरैया अवार्ड और कल्पना चावला अवार्ड, दिवांकर अवार्ड। तो विश्वेश्वरैया अवार्ड के बारे में देखें तो यहाँ पे उन कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोटिंग जो आपका सोलर कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज़ किया गया है हर एक 4 रीजन में से। तो आप अभी देखे होंगे कि सिंगापुर में एक न्यूज़ निकल कर आया था, ये हाल की ही है, कि सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है। तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी में आ सकता है विश्वेश्वरैया अवार्ड में। साथ ही कल्पना चावला अवार्ड है, तो यहाँ पे उन सारे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जो कि सोलर एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही दिवांकर अवार्ड है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जो कि यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाने की बात की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। तो ये 3 अवार्ड आप समझ गए। विश्वेश्वरैया अवार्ड है यानी कि वो कंट्री जो कि अपने यहाँ फ्लोटिंग सोलर पार्क बना रही है। कल्पना चावला अवार्ड यानी कि वो सारे साइंटिस्ट या इंजीनियर जो कि अच्छा खासा काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। दिवांकर अवार्ड यानी कि यहाँ पे डिसेबिलिटी लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक को देखते हुए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उनके द्वारा ISA केयर को सेटअप किया गया। ये है क्या? ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें कि सोलर एनर्जी को हेल्थ केयर सेक्टर में डिप्लॉय करने की बात की गई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक। एक्चुअली इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, तो ये COP21 में किया गया था, ठीक है, 2015 में। अब ये है क्या? तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 75 नेशंस है जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो 75 नेशंस है जहाँ पे आपको सोलर एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि दिन में धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, धूप की रोशनी आएगी तभी यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो बेटर तरीके से चार्ज हो पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगा। तो मेनली यहाँ पर रखा गया था स्टार्टिंग में कि इस तरीके से जो हमारा ग्लोब है ना, यहाँ पर आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारा इक्वेटर है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है और साथ ही साथ ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23rd डिग्री
23.5 डिग्री ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी कहाँ होती है, तो यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले इसी के साथ लॉन्च किया गया था कि जो भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगी, दे ऑल शुड बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट बाद में जो है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया था कि वो सारे कंट्रीज़ जो कि टेम्परेट रीजन में भी हो या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उनमें बस सोलर एनर्जी की कैपेसिटी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेट करने के लिए, वो यहाँ पे मेंबर बनने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर आपको इंडिया के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बताना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो सबसे पहले है कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाएगा, सोलर लाइट को इंश्योर किया जाएगा, और जो हाउस होल्ड के लिए 2022 तक यानी कि हर एक घर में बिजली हो और हर एक घर में बल्ब जले। साथ ही साथ मैकेनिज्म को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो। ई पोर्टल बनाया गया है जिससे कि इस प्रैक्टिसेस को लेकर क्या भी एक्सपीरियंस है और किस तरीके का काम किया जा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाएगी। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ है, तो पहली बार ये वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसका एम यही है कि एक साथ सारे की स्टेक होल्डर्स को लाना है, जितने भी रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, कि वो आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म में आए और डिस्कस करें, और साथ ही साथ जो सोलर टेक्नोलॉजी है उनको हाईलाइट करें और बताएं कि कॉस्ट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चैलेंजेस क्या क्या है आगे आने वाले दिनों में, और क्या परेशानी आ सकती है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या रेमेडीज़ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। की हाईलाइट अगर हम लोग समिट का देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किए, यानी कि 3 कंट्री, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 मेंबर के बीच में जब भी एग्रीमेंट साइन होती है तो उसे हम लोग ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू ऑन रिन्यूएबल एनर्जी है, वर्ल्ड बैंक है जो कि यहाँ पे नोडल एजेंसी होंगे, और यहाँ पे कंट्री का जो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो ये इस समिट के अंदर बात की गई है, इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो ये जर्नल है सोलर एनर्जी में वो भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिससे कि जो भी ऑथर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब में उनको भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो पाएगा, और वो यहाँ पे आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं सोलर एनर्जी के ऊपर। तो ये सारे सबमिट हुए हैं और ये हाईलाइट है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे केयर प्रोजेक्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ उसमें फिर से ज़रूर बात करूँगी। और अगर ऐसा लगे कि कमेंट में ही आंसर देना चाहिए तो मैं कमेंट में ही आंसर दूँगी। और लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से शेयर किया कीजिए। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।